हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लैला मजनू मूवी के बारे में, जो कि एक कल्ट क्लासिक कही जाती है एंड काफ़ी तारीफ वगैरह होती है उस मूवी की। एंड मूवी को आए हुए भले ही 6 से 7 साल हो चुके हैं, बट लोगों का ऐसा मानना है कि इट्स वन अमंग द हिडन जेम्स ऑफ बॉलीवुड। तो यही सब बातें सुनकर मैंने भी मूवी को देखने की सोची एंड पर्सनली मुझे मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी। आइडिया वॉज ग्रेट बट इट वॉज द एग्जीक्यूशन इन विच राइटर्स एंड डायरेक्टर फेल्ड। एंड आई वेरी वेल नो कि इस मूवी के राइटर्स कौन है, साजिद अली एंड इम्तियाज अली हिमसेल्फ, एंड डायरेक्टर भी साजिद अली है। तो आई वेरी वेल नो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बट स्टिल अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी। लाइक इट वॉज, आई फील इट वॉज ओवर हाइप्ड। लाइक इतना ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं था मूवी का कंटेंट। ओके, बट या स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स। मूवी के अंदर 2 ही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टर हैं, तो हम सिर्फ उन दोनों की ही बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली दे आर लैला एंड कैज। बाय द वे, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मजनू कोई नाम नहीं है। मजनू इज अ टर्म यूज्ड फॉर मैड पीपल। कैरेक्टर का नाम कैज था, लड़के का नाम। तो सबसे पहले बात करते हैं लैला के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि मूवी का फर्स्ट हाफ लैला को ही डेडिकेट किया गया है। लैला का इंट्रोडक्शन ऐसे दिया गया है कि शी इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ अ टाउन। शी इज अ फियरलेस पर्सन, बोल्ड, someone who very much lives in the present and doesn't care about the future or what's going to happen next। and ऐसा पर्सनालिटी दिखाई है उसकी कि उसको पता है कैसे उसके पीछे लड़के लगे हुए हैं पूरे शहर के, उसका वेट कर रहे हैं उसकी एक झलक पाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। एंड शी टू enjoys everything, है ना। ऐसा इंट्रोडक्शन दिया गया है कैरेक्टर का। बट इन द सेकेंड हाफ वो चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कैरेक्टर आर्क। अब वो कैरेक्टर लैला अब एक ऐसी इंसान बन चुकी है जो कि समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, इज्जत के बारे में या मर्यादाओं के बारे में सोचती है, उनका ध्यान रखती है। तो वो एक ऐसी कैरेक्टर बन चुकी है। नाउ अगर हम सिर्फ कैरेक्टर आर्क की बात करें तो ये एक अच्छा कैरेक्टर आर्क था। फ्रॉम बीइंग फियरलेस टू फियरफुल। मुझे जो इशू है वो है उसके ट्रांजिशन से, कि अगर तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैरेक्टर को ला रहे हो तो उसका ट्रांजिशन तो स्मूथ कराओ। सी, लैला का कैरेक्टर चेंज होता है इंटरमिशन के बाद, और वो एकदम से सडनली ही हो जाता है कि हमें पता चलता है कि ओके अब ये डर में जी रही है। क्यों? उसकी रीजनिंग नहीं दी गई है। सी, इंटरमिशन से पहले लैला शादी कर लेती है एक दूसरे कैरेक्टर से, वो भी मजनू कैश से लड़ने के बाद। तो मोस्ट प्रोबेबली, ये मैं अपने एंड से सोच रहा हूँ, उस शादी के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसने उस लैला को, who was a free spirit, उसको तोड़ के डरा के रख दिया। अब यहाँ पे है ना, ये दिखाना चाहिए था कि वो क्या चीजें थी जिसने लैला को फियरफुल बनाया है। वेदर इट वॉज डोमेस्टिक वायलेंस, टॉर्चर या जो भी कुछ था, जो भी जिस भी तरह का ट्रॉमा था वो दिखाना था ऑन स्क्रीन, जिसकी वजह से बाद में जो थ्रेट आता है ना लैला की तरफ से उसके हस्बैंड को, वो और इम्पैक्टफुल और पावरफुल लगता। बट ऐसा नहीं हो पाता है। जब वो थ्रेट इतना बड़ा लगता तो ऑब्वियसली जो उसके नर्वस होने का सिनेरियो है ना, जिसके अंदर उसको नर्वस दिखाया है, काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है कि वो क्या करेगा, वो बदला लेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता वहां पे, सिर्फ एक छोटे से एडिशन से। और वो क्या था कि जो भी टॉर्चर या ट्रॉमा उसको फेस करना पड़ा वो ऑन स्क्रीन दिखाना था। तो वो जो ट्रांजिशनिंग थी ना वो स्मूथ हो जाती कि कैसे जब भी उसके ऊपर चीजें हो रही थी उसको सहना पड़ा उन चीजों को, जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ हर फैमिली नेम एंड फॉर द रिस्पेक्ट दे हैव इन द सोसाइटी। इसकी वजह से उसको जो भी कुछ सहना पड़ा, इसलिए अब वो ऐसी ही हो चुकी है। ये ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलता हमें, तो ये मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। ये होना चाहिए था। सेम हैपेंस विद कैज AKA मजनू। सेकेंड हाफ कैज को ही डेडिकेट किया गया है, मजनू को ही डेडिकेट किया गया है। बट मैं उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि उसका भी मोरलेस सेम ही कैरेक्टर होता है कि ही टू इज फियरलेस। उसको कोई परवाह नहीं है दुनिया उसके बारे में क्या रूमर्स फैला रही है, क्या बात कर रही है। ही इज जस्ट लिविंग इन हिज लाइफ। ही टू इज लिविंग इन प्रेजेंट। उसको कोई चिंता नहीं है दुनिया के बारे में, उसको बस इस दुनिया से आगे निकलना है। वो जो पहाड़ का जिक्र होता है ना वहां पे कि मुझे जाके देखना उस पहाड़ के पार क्या है, तो वो बात कर रहा है इन बाउंडेशंस से दूर जाने की। वो फोर शैडोइंग हो गई है वहां पे, जो उसका जो फ्यूचर में जो आउटकम आने वाला है ना उसकी फोर शैडोइंग हो गई है। बट वो भी लैला की तरह ही काफी सिमिलर कैरेक्टर है, इसीलिए दोनों की काफी बनती भी है। बट सेम इशू यहाँ पर होता है कि इंटरमिशन से पहले जब शादी होती है लैला की, वहां पे उन दोनों की लड़ाई होती है, लैला और कैज की। एंड कैज को फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसा दिखाया गया है कि ही इज समवन हु इज वेरी गुड विद हिज इमोशंस। वो आसानी से अपने इमोशंस को टैकल कर सकता है, इसीलिए वो बोलता है लैला को कि मैं जा रहा हूँ
अब तू ही ढूंढने आई हो, ऐसा करके एक डायलॉग होता है जो कि फर्स्ट हाफ के अंदर 2 बार यूज किया जाता है। नाउ जो ओरिजिनल कैस था ना, ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट लैला, वो हमेशा उसी के ख्यालों में रहता था। एंड ये सेम इस कैस के साथ भी होता है, बट इन द सेकंड हाफ। तो अगर इस टाइप का कोई कैरेक्टर है, कोई पर्सनालिटी है उसकी, तो ऐसे इंसान के अंदर चाहे कुछ भी हो लेकिन इमोशनल कंट्रोल तो नहीं होगा। तो ये चीज सही नहीं दिखाई कि मैं जा रहा हूँ, अब तू ही आई हो मुझे ढूंढने, ऐसे करके कुछ। क्योंकि व्हेन समवन इज इन लव विद समवन, लाइक मैडली लव विद समवन, तो वहां पे कंट्रोल नहीं होता है। वहां पे इंसान अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल हद तक पुश कर देता है कि भले ही किसी भी कीमत पर मिले मुझे वो, मुझे अपना सर झुकाना पड़े, पैर पकड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस हो जाए, ऐसे करके होता है। व्हेन समवन इज इन मैड लव, इसीलिए मैड का टर्म यूज किया गया है, ये होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रोल वाली चीज थी वो मुझे ठीक नहीं लगी, एंड उसका सेंस खुद मूवी में भी नहीं बनता है। क्योंकि जैसे ही सेकंड हाफ आता है और हमें फिर से कैज को दिखाया जाता है, तो कैज इज शोन एज अ पर्सन जो कि काफी अफेक्टेड है उस लड़ाई की वजह से, कि 3 से 4 साल हो गए हैं, बट स्टिल कैज हैज नॉट बीन एबल टू ओवरकम दैट फाइट और लैला। तो ये कैसे पॉसिबल है? या तो शादी वाले दिन पे उसको ऐसे दिखाना चाहिए था कि वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है कि मुझे मत छोड़ो, ये है वो है, मैं माफी मांगता हूँ, फलाना ढिमकाना, एंड देन स्टिल उसको भगा दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है। जब उसके घर वाले कैस के ये सब देखते हैं, उसके फादर ये देखते हैं, तो वो एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हैं, उसे अमेरिका या यूके, कहाँ भेजा था, यूएस यूके भेजा था ना, वहां भेज देते हैं। उसका कोई रोल नहीं है, उसके फैमिली का है, उसे वहां भेज देते हैं। वो तो अभी भी लैला के साथ ही रहना चाहता है, बट स्टिल जब उसके फादर एक्सपायर होते हैं इंटरमिशन के बाद, एंड काफी स्पॉयलर्स में दे रहा हूं मैं यहाँ पे बैक टू बैक, तो तुम देख लेना अगर तूने मूवी देखी हुई है तो। बट या जब उसके फादर एक्सपायर होते तो ऑब्वियसली वो वापस आता है, एंड वो अभी भी लैला के बारे में ही सोचने में लगा हुआ है और पिछले 4 सालों से लगातार सोच रहा है। एंड नाउ वो जब मिलने जाता है या मिलने की उसके चांसेस बनते हैं, तो वो देखते ही लैला को गिर जाता है, जो कि सीन दिखाया भी गया है मूवी के अंदर। ऐसे करके वो जो ट्रांजिशन था ना, कि अब एक इंसान जो बिल्कुल सेन था वो कैसे इनसेन होने वाला है, वो जो A to B ट्रांजिशनिंग है वो यहाँ पे स्मूथ हो जाती कि चलो लैला भी एग्री कर रही है, मैं भी सही हूँ बिल्कुल एकदम, हम दोनों साथ में भाग जाएंगे। बट देन वेट वाला कंसेप्ट आ गया कि अब ये भी पति मरा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इन सोसाइटी क्या सोचेगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये क्या होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये जो बार बार वेट का है ना, कि मजनू इज स्टिल द सेम, मोर और लेस सेम, कि उसके लिए बाकी सब चीजें सही हैं, उसके लिए अभी भी बाकी कुछ मैटर नहीं करता है, बट इट्स द लैला जो कि चेंज हो गई है। इसीलिए उसने अपनी लैला अपने ख्यालों में ढूंढ ली है। तो अगर ऐसा कुछ रहता ना, तब वो जो ट्रांजिशनिंग होती कैरेक्टर की वो काफी पावरफुल होती, एंड एज अ व्यूअर मेरे लिए एक्सेप्ट करना काफी आसान हो जाता कि हाँ यार, ही वॉज टोटली मैड इन लव विद हर फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, और वो बाद में वो एक्चुअल मैडनेस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मूवी ऐसा नहीं दिखा पाती। मूवी उसको वो सिग्मा अल्फा करके कुछ भी ड्रामा करके कि मैं नहीं जाऊंगा तो या फलाना ढिमकाना ऐसे करके दिखाया, नहीं, वैसा कैरेक्टर नहीं है वो। तो ये तो रही कैरेक्टर्स की बात, एंड मैंने बता दिया कि मुझे क्यों कैरेक्टर आर्क पसंद नहीं आई दोनों कैरेक्टर्स की। देन कम्स द स्टोरी पार्ट। स्टोरी के अंदर भी क्या बात करी थी मैंने स्टोरी के अंदर, एक तो मुझे याद नहीं आता। अब बात करते हैं सेकंड चीज के बारे में, जो कि है मूवी की स्टोरी और उसका प्लॉट। एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी मूवी के बारे में, और वो है जो फोरशैडोइंग होती है एलिमेंट्स की। यहाँ पे मैं मेजरली मजनू के ही बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि सेकंड हाफ और मूवी का जो पावरफुल हाफ है वो मुझे मजनू का ही लगा। तो फर्स्ट हाफ के अंदर रूमर्स काफी फैलाए गए हैं मजनू के बारे में, ये है वो है, ये करता है वो करता है, एंड काफी लोग उसे पागल भी कहते हैं। इवन लैला हरसेल्फ कॉल्स हिम मैड, कि तुम तो सच में पागल ही हो। जब वो चाय पी रहे होते हैं पहाड़ के सामने बैठ के, एंड ही सेज कि मुझे पहाड़ के पार जाना है, वहां पे फोरशैडोइंग हो गई आगे आने वाले फ्यूचर की, कि वो पार ही निकल जाएगा सबको छोड़ के। एंड देन शी टू सेज कि तुम सच में ही पागल हो, तो वहां पे भी देन अगेन हिंट दे दिया गया इन द एंड, क्योंकि होता है वो सब कुछ होता है। बट वो जो उसका बाहर जाने का फेज था ना, कि वो जो यूके गया या यूएस गया, वहां पे जो उसने 4 साल बिताए, वहां पर अगर वो भले ही मोन्टाज दिखा देते या कुछ दिखा देते ऑफ हिम सफरिंग विदाउट लैला, अगर वो हो जाता ना, तो वो काफी सही लगता। क्योंकि आपने बिगिनिंग दिखाई है कि अभी सिर्फ सोच में है, वो अलग सोच रख रहा है सबसे, देन एंड के अंदर वो सबसे अलग हो ही चुका है। बट इन द मिडल अगर ये दिखा दिया जाता ना कि रीजन क्या बन रहा है, कैसे वो अकेलापन आ गया है बिल्कुल, कि वो कैसे अब अकेला रह रहा है, एक अनजान देश के अंदर उसको भेज दिया गया है, और उसका इकलौता जो रीजन है फॉर बीइंग अलाइव वो लैला है। तो अगर ये ऐड हो जाता तो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती जो प्लॉट था।
और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगता है देखने के अंदर, बट वो नहीं हो पाता है। और अगर कुछ और चीज़ों की बात करें तो जो बाकी कैरेक्टर्स थे, स्पेशली द कैरेक्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ लैला, टू मी ही सीम्ड लाइक एन अननेसेसरी कैरेक्टर। क्योंकि ठीक है वो एक्चुअल बेटा नहीं है, वो उनके साथ रह रहा है, वो शादी भी कर लेता है बिकॉज ऑफ मैलिशियस रीजंस या जो भी उसकी प्लानिंग्स वगैरह होती हैं उसकी वजह से, बट उसके हेट्रेड का रीजन क्या है, उसकी नफरत का रीजन क्या है, ये तो बताओ। ये नहीं बताया गया है। वो क्यों उनसे नफरत कर रहा है, वो क्यों रेबेलियस हो रहा है, ये सब क्या है। सिर्फ सिंपली है ना मूवीज में ये दिखा दिया जाता है कि ओ इंसान किसी की बात नहीं मान रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है कोई रेबेलियस, क्यों कर रहा है कोई विद्रोह, क्यों कोई बातें नहीं मान रहा है, इसका रीजन तो बताओ। सिंपली ये दिखा देना कि ओ वो शराब पी कर आ रहा है रात को, जबकि वो ये चीज अच्छी नहीं लगती है घर के अंदर। क्यों इंसान बाहर जाके क्यों शराब पी रहा है, क्यों बातें कर रहा है, क्यों बैठ रहा है, एंड देन क्यों इस हालत में ऐसे घर पर आ रहा है, क्या रीजन क्या है उसका, ये दिखाओ ना। सी थिंग इज ये हमारी सोसाइटी के अंदर इनबिल्ट है कि मोस्टली टीनेजर्स को रेबेलियस समझ लिया जाता है कि टीनेजर ओके रेबेलियस ही होगा। क्यों होगा, उसका बेस क्या है? उसका बेस ये है कि जब यूर अ टीनेजर, आपका ब्रेन इतना डेवलप हो गया है कि आप चीजें समझने लग गए हो, एंड आपके और आपके दोस्तों की एक अलग दुनिया बन चुकी है अब, कि आप उनको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहे हैं, लेकिन आप जब घर जाते हो तो आपको कोई नहीं समझ रहा है, आपकी बातों को कोई नहीं समझ रहा है, आपकी बातों में वजन नहीं समझा जा रहा है। और जब वो समझना नहीं होता है ना किसी भी इंसान का कहीं पे, तो फिर वो उनसे अलग होने लग जाता है, तब वो रेबेलियस नेचर आता है। तो ये होता है एक बेस किसी भी रेबल का, कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, या मेरे साथ कुछ सही हो नहीं रहा है, या मुझे समझा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं विद्रोह करूंगा। तो उसका रीजन तो बताओ तुम। ये रीजन नहीं बताया जाता, बस सिंपली दिखा दिया जाता है कि ही इज अ बैड गाय। अरे भाई क्यों है बुरा, करा क्या है उसने, ये दिखाना चाहिए था। और पावर आती, इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता। एंड ऑब्वियसली जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब लैला उस पर चिल्लाती है अपने पति पर और बोलती है कि I'll ruin you, I'll ruin this whole reputation of yours वगैरह वगैरह, तो ये दिखाना चाहिए था कि आखिर उसने ऐसा करा क्या है लैला के साथ कि उसको डर है कि वो क्या बता देगी पब्लिक के अंदर जाके। ये नहीं दिखाया गया, सिर्फ ऑडियंस के ऊपर डाल दिया जाता है कि ये समहाउ वो खुद ही सोच लेंगे कुछ तो करा ही होगा, बुरा इंसान है, बट या मुझे वो समझ नहीं आया। देन दिस वाज द सेकंड सेक्शन। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, जो कि है मैसेज ऑफ द मूवी। एंड इसी सेक्शन में मैं बात करना चाहूंगा पूरी मूवी के सबसे अच्छे सीन, विच वाज माय फेवरेट। और वो सीन था कि जब कैज और मजनू घूम रहा होता है ऐसे ही, लाइक ही हैज गॉन मैड, और अब वो सिर्फ अपने ख्यालों में रहता है, तो वो कुछ ऐसे ही लोगों के सामने से गुजरता है जो कि नमाज में होते हैं, और वो वहां पे जाके उनको डिस्टर्ब कर देता है अनइंटेंशनली, और वो उसको मारते हैं। एंड देन फिर वो बोलता है कि तूने मुझे मारा क्यों। और वहां पे ना एक डायलॉग आता है, और वो डायलॉग इतना ज्यादा सुंदर है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं बताता हूँ वो डायलॉग क्या है, बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट। इट had a lot of meaning in it। और वो डायलॉग था कि मैं अपने माशूक से बात कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया, लेकिन तुम भी तो अपने माशूक से ही बात कर रहे थे, तो तुमने मुझे कैसे देख लिया। अब यहाँ पे है ना डिवोशन की दोनों टर्म्स में बात हो रही है, इवन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्डली लव एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल लव, कि एक जो हम दुनिया के अंदर अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, और एक जो हम स्पिरिचुअलिटी के रूप में जो ईश्वर से हम प्यार जता रहे हैं। दोनों का जिक्र हो जाता है कि उसने बोला कि अगर मैं अपने सोर्स ऑफ लव से बात कर रहा हूं, तो मैं इतना बिजी था, इतना उसके अंदर इंडल्ज्ड था, इतना ज्यादा इन्वॉल्व था कि मुझे सुध ही नहीं रही दुनियादारी की। इतना ज्यादा प्योर डिवोशन है मेरा। लेकिन अगर तुम भी वैसे ही भगवान से बात करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो तुमने मुझे कैसे देख लिया। तो वहां पे वो क्वेश्चन कर रहा है उनके डिवोशन को, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये मैसेज, एक तो ये ऑब्वियसली ये वाला मैसेज है, एंड द सेकंड वन इज ऑफ द सोसाइटी, कि कैसे सोसाइटी अफेक्ट करती है इंसान को। एंड ये बिगनिंग से ही चलता है मूवी के, कि कैसे देयर आर रूमर्स अराउंड एवरीथिंग, कि कोई कुछ भी कर रहा है तो कैसे वो रूमर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कि भले ही कोई किसी को जानता ना हो, किसी के बारे में कुछ पता भी ना हो, फिर भी एंड वो रूमर्स कैसे इंसान को शेप करते हैं। तो सोसाइटी को और इस दुनिया को दुश्मन की तरह दिखाया गया है। इवन दो आई पर्सनली डोंट अग्री टू इट दैट मच, क्योंकि काफी आसानी से कह दिया जाता है कि दुनिया दुश्मन, जमाना दुश्मन, समाज दुश्मन, बट मुझे थोड़ा अजीब लगता है कंसेप्ट कि कैसे, क्योंकि ये समाज मुझसे और मेरे जैसों से बना है,
तो कैसा लगे जब मैं ही लिख दूं और बोल दूं कि ये समाज कैसों से बना है। तो थोड़ा वैसे ही, वैसे क्या बोल दिया मैंने। तो या इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगता है कंसेप्ट, मूवी से नहीं बट मुझे लाइक पर्सनली थोड़ा ही अजीब लगता है कंसेप्ट। काफी आसान होता है ब्लेम गेम खेलना कि यस इट वाज सोसाइटी जिन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, रोक दिया, टाल दिया, कर दिया, फलाना ढिमकाना। ओके, अगर लाइक लेट्स सपोज एक दुनिया होती जहाँ पे सबको सब कुछ करने की फ्रीडम होती एंड इस दुनिया को बनाने वाले वो होते जो कि बिल्कुल आज़ादी दे चुके हैं सबको, देन ऐसी दुनिया के अंदर उन लोगों का क्या होता जो कि रूल्स और रेगुलेशन से चलते हैं। उनको तो अजीब लगता ना, उनके लिए एक और दुनिया की ज़रूरत होती। तो ये है जो मेजॉरिटी में होगा उसकी चलेगी, और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट या दिस वाज ऑल अबाउट लैला मजनू। आई होप यू लाइक्ड दिस ब्रेकडाउन एंड अगली बारी किसी और मूवी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।